नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 74 करने वाले हैं और जो लोग भी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहां पे सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ओके, तो यहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सवाल करते हैं। देखिए का पिछले वर्ष जयपाल एवं रामपाल के आय का अनुपात 5:4 था। पिछले साल जयपाल और रामपाल दोनों के लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दे रखा है 5:4। यानी जयपाल का लास्ट ईयर इनकम अर्थात पिछले साल इनकम 5 यूनिट था तो रामपाल का 4। सेकेंड लाइन में कहा यार पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात, पिछले वर्ष लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो दे रखा है इसने 2:3 और 4:7 का। जयपाल के लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 2:3 है तथा रामपाल का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 4:7 है। आगे बोला दोनों का वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय 29,000 रुपया है। प्रेजेंट में दोनों के इनकम का योग दिया 29,000। तो यार इनकम का योग अगर प्रेजेंट का दिया है मतलब रेशियो भी प्रेजेंट का निकालना पड़ेगा। ओके ना, तो देखिए प्रेजेंट का निकालना है यार। यहाँ पे जयपाल का लास्ट ईयर इनकम था 2 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है कितना 5, तो 2 यूनिट का वैल्यू 5, तो प्रेजेंट चाहिए यानी 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 2 बराबर 5 तो 3 बराबर कितना 5/2 गुना 3 यानी कि 15/2। रामपाल का लास्ट ईयर इनकम है कितना 4 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है कितना 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 तो 7 यूनिट प्रेजेंट चाहिए ना, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना 4/4 गुना 7 यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो गया 7। क्रॉस करिए तो 15:7 दूना 14 यानी कि जयपाल का प्रेजेंट इनकम 15 यूनिट, रामपाल का प्रेजेंट इनकम 14, दोनों को मिलाकर प्रेजेंट में टोटल इनकम 29 पर एक्चुअल में दिया है कितना 29,000। 1 यूनिट का वैल्यू 1,000। तो कहा कि जयपाल की वर्तमान वर्ष में आए, जयपाल का प्रेजेंट इनकम 15 यूनिट, 1 बराबर 1000 तो 15 बराबर 15,000। ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखें यार करना समझने के लिए तो ऐसे जरूरी था, लेकिन आप लोग को चीजें अगर समझ में आ गया तो ऐसे सवाल को नहीं करना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप चीजों को समझ गए हैं तो डायरेक्ट कर लेना है क्या कि प्रेजेंट इनकम का योग दिया है तो रेशियो भी प्रेजेंट का निकाल लेंगे। कंपैरिजन कर लीजिए। यहाँ जयपाल का लास्ट ईयर इनकम है 2 पर एक्चुअल में दिया है कितना 5, 2 यूनिट 5 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 5/2, 1 यूनिट 5/2 प्रेजेंट चाहिए यानी कि 3 से मल्टीप्लाई। रामपाल का लास्ट ईयर इनकम 4 पर दिया है कितना 4 यूनिट 4 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 4/4, प्रेजेंट में कितना तो 7 से मल्टीप्लाई। अब 5 तिया 15, 7 दूना 14 तो ये प्रेजेंट इनकम का रेशियो डायरेक्ट आ गया। ओके ना, तो समझने के लिए वैसे जरूरी था, लेकिन चीजों को अगर समझ गए 2 बार इस सवाल को लैंग्वेज पढ़ के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप काफी आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो दिया 4:1 का। लड़कों के 75% को और लड़कियों के 30% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो देखिए यार यहाँ कहा कि जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो कहा लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिला यानी कि 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिला होगा, 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिला होगा, और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिला यानी कि 30% लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिला होगा। अब टोटल जितने बॉयज हैं उनमें से 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिला तो 4 का 25% निकालिएगा। सिंपल तरीका है, आप 2 जीरो चिपका लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। परसेंट से 2 जीरो 25 चौक, 100 लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिला, 100 का 30%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल यानी कि 30 लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिला, 100 लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिला, 30 लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिला। तो टोटल 130 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिला। टोटल कितने विद्यार्थी में से 400 और 100 500 में से, परसेंट तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10, 5 36 यानी 26%।
देखिए का ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर देगा। ए 50% यानी आधा ना, 50% यानी 1/2 काम को 16 दिन में करेगा, तो ये पूरा काम 16 दूना 32 दिन में। बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर देगा, तो बी पूरा काम कै दिन में, 24 चौक 96 दिन में। ओके, अब दोनों वर्कर के डे का एलसीएम 32 96 96, 32 तिया 96 एकम। अब आगे का एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिन में कर देंगे। 3/4 भाग काम, तो 96 का 3/4 निकालिएगा, 24 चौक 96 यानी 24 तिया 72 काम को कहा दोनों मिलकर कितने दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम, तो 72 काम कै दिन में, 72/4 यानी 18 दिन में। ऑप्शन नंबर डी सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, या कोई भी एक 18 कर लेना, ऑप्शन में थोड़ा एरर था। देखिए का दो व्यक्ति ए तथा बी 9 बजे पूर्वाह्न पर एक दूसरे से 260 किलोमीटर के दूरी पर है। का यार 9 बजे ए और बी एक दूसरे से 260 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, यानी कि दोनों के बीच का फासला दे रखा है 260 किलोमीटर। आगे कहा ए तुरंत 25 के गति से बी की ओर, कहा 9 बजे तक दोनों के बीच का फासला था 260 किलोमीटर, और कहा ए जो है तुरंत, तुरंत कहने का मतलब हुआ कि ये 9 बजे जो है ए से 25 किलोमीटर पर आवर के चाल से बी की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। आगे कहा कि बी जो है 11 बजे 10 किलोमीटर पर आवर के गति से ए की ओर चलना प्रारंभ किया। बी कितने बजे, 11 बजे, बी जो है 11 बजे 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। तो कहा कि वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे। देखें यार, मिलने में लगा समय पूछा है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जो बी है ये 11 बजे चला और ए 9 बजे चल दिया, तो टाइम को इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि बी को चलने से 2 घंटा पहले ए चल चुका है, तो ये 2 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो 25 के चाल से चलकर 2 घंटा में 25 दूना 50 किलोमीटर दूरी तय करके सपोज यहाँ 11 बजे पहुंच गया। अब 11 बजे से ये चलेगा और 11 बजे यहाँ से ये भी ओपन हो गया, तो 11 बजे के बाद दोनों के बीच का फासला कितना, 260 माइनस 50 यानी 210। अब मिलने में लगा समय पूछा है, तो समय होता है दूरी बट्टा चाल, अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुटेगा, 10 और 25 35। ओके, अब देखें 6 से काटिएगा तो 6 बार में, यानी मिलने में लगा समय 6 घंटा। सवाल का कितने बजे मिलेंगी यार, 9 बजे, सॉरी यहाँ से 11 बजे के बाद मिलने में लगा है समय कितना, 6 घंटा। 11 बजे के बाद मिलने में 6 घंटे का समय लगा, यानी कितने बजे, तो 11 6 17 यानी कि 5 बजे। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी, ये सवाल में। इस सवाल का ऑप्शन थोड़ा सा सुधार लेना, 1.0856, ये 9 नहीं 8 है। देखिए आसान सा सवाल है, का जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जैसे एक टुकड़ा है जिसका मोटाई दिया 0.23 सेंटीमीटर, और कहा ऐसे ऐसे तख्ते जो है 472 तख्ते एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो इनका टोटल जो ये हाइट होगा ये पूछा है। तो सिंपल सवाल है, एक तख्ते का मोटाई है 0.23 सेंटीमीटर, एक तख्ते का मोटाई 0.23 सेंटीमीटर, और ऐसे ऐसे 472 तख्ते को आपने एक दूसरे के ऊपर अरेंज किया है, तो हाइट टोटल हो जाएगा कितना, तो 472 से गुना कर लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर में रिजल्ट आ जाएगा, पर एक्चुअल में इसने बोला मीटर में बताइए, तो सेंटीमीटर को मीटर में लाइएगा, 100 से डिवाइड कर देना, बस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। देखिए का एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। देखें यार,
प्रेजेंट शुरुआत में कहा कुल जनसंख्या सपोज 100 होगा और इनमें से कहा कि 5% का मृत्यु हो गया, 5% का मृत्यु हो गया तो बचे रिमेनिंग कितना 95% बच गए। और कहा शेष में से 8% कस्बे छोड़कर चले गए, 8% कस्बे छोड़कर चले गए तो शेष बच गए कितने 92%। पर एक्चुअल में शेष है कितना 88,274। बस कैलकुलेशन कर लेना है इसको। देखिए का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 हो जाती है तो प्रारंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी। यार रेट दिया है 8% और टाइम इसने दे रखा है 2 वर्ष 9 महीने। मंथ को ईयर में लाइएगा तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 12 से डिवाइड करिएगा तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 यानी 3/4 तो 4 दूना 8 और 3 11/4 ईयर। अब ऐसा ही आप बताना कितना होगा तो रेट गुना टाइम यानी रेट है 8%, टाइम है 11/4 तो परसेंटेज ब्याज हो जाएगा 11 दूना 22%। अगर ब्याज 22% मिला है तो आप बताना अमाउंट कितना हो जाएगा। चूंकि मूलधन 100%, ब्याज 22% मिला यानी अमाउंट हो जाएगा 122%। पर इसने अमाउंट एक्चुअल में दिया है कितना 915 तो 122% 915 प्रिंसिपल यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है तो 915/122 गुना 100। बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा आगे आप लोग। ओके चलिए देखिए का टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है जबकि क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पी जो है इसे 10 मिनट में भर देगा और क्यू जो है इसे 6 मिनट में खाली कर देगा। 10 और 6 का एलसीएम कितना 30। 10 तिया भरने वाला है प्लस से 6 बचे खाली करने वाला है माइनस से। का पी और क्यू दोनों को एक साथ ओपन किया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए यार पहला लाइन इंपॉर्टेंट दे रखा है। कहा कि टैंक का 2/5 भाग पहले से भरा हुआ है। टैंक का 2/5 भाग पहले से भरा हुआ है। टोटल 30 लीटर कैपेसिटी है। 2/5 भाग यानी 30 का 2/5 5 6 6 दूना 12 लीटर पानी पहले से भरा हुआ है। तो कहा कि टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों को इकट्ठे ओपन किए तो पी अगर चलेगा तो 3 भरेगा, क्यू 5 खाली करेगा। दोनों साथ में चलेंगे तो टैंक में पानी जाएगा नहीं बल्कि हर घंटे 2 लीटर पानी निकलना चालू हो जाएगा। चूंकि पी 3 भर रहा है, क्यू 5 खाली कर रहा है। 3 भरेगा 5 खाली करेगा। जब दोनों साथ में चलेगा तो टैंक में पानी जाएगा नहीं बल्कि जितना पानी पहले से भरा हुआ है वही पानी हर घंटे 2-2 लीटर करके निकलना चालू हो जाएगा। तो का टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। 1 घंटा में 2 लीटर खाली करेगा तो 12 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा 12/2 यानी कि 6 घंटा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा अंकित मूल्य का 3/4 भाग विक्रय मूल्य के 5/6 भाग के बराबर है। एमपी का 3/4 भाग क्या हो गया। देखिए का अंकित मूल्य का 3/4 भाग, एमपी का 3/4 भाग और विक्रय मूल्य का 5/6 भाग आपस में बराबर है। 2 दूना 4 2 तिया 6। वेरिएबल को एक साइड न्यूमेरिकल को एक साइड ले जाइए। एस इधर आएगा तो m/s। 2 पचे 10 3 तिया 9 यानी मार्क प्राइस है 10 यूनिट, सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट। 10 अंकित मूल्य है, 9 विक्रय मूल्य है। कितने का डिस्काउंट दिया 1 का। 1 का डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य यानी 10 पे, परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना। तो यार 0 से 0 कैंसिल यानी 10%। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का x के पास y के तुलना में 2 गुनी धनराशि है। जैसे जैसे बोला बस लिखते चलिए। x के पास y से 2 गुना धनराशि है और का y के पास z से 50% ज्यादा। x के पास y से 2 गुना और y के पास z से 50%। तो यार 50% का फ्रैक्शन कितना 1/2। तो का y के पास z से 50% ज्यादा यानी कि z का धनराशि 2 यूनिट तो y का 1 ज्यादा कितना होगा 3 होगा। अब यार इस रेशियो को इक्वल कर लेते हैं। y दोनों जगह है तो y अगर कॉमन है तो y का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 3 से गुना करिएगा
तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6, 3 एक कम 3 और ये 2। एक्स वाई जेड तीनों के धनराशि का रेशियो पता कर गए। कहा सबकी धनराशि का औसत 110। अगर औसत 110 है तो योग कितना हो जाएगा? 3 गुना 110 330। 6 3 9 2 11। टोटल धनराशि 11 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है 330। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 30। 1 यूनिट 30 है तो एक्स का हिस्सा पूछा। एक्स का हिस्सा है 6 यूनिट। 1 यूनिट 30 तो 6 यूनिट 6 तिरिक 18 180 ऑप्शन डी। देखिए एक टोकरी में 300 आम है। 75 आम कुछ मित्रों में वितरित कर दिया। टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत 300 थे, 75 बांट दिए तो रिमेनिंग बच गया 225 और ये 225 आम शेष बचे। टोटल कितना में से? 300 में से परसेंट में कितना? 100 से गुना। 2 0 से 2 0। 3 7 21 3 5 15 75 ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 1250 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9, ए बी का 2/9। का वाला नीचे होता है बी का, तो बी का 9 है तो ए का 2। कहा सी ए का 3/4 यानी 3:4। दोनों जगह ए कॉमन है तो ए का वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ ए का वैल्यू 2 है और यहाँ ए का वैल्यू कितना? 4। यहाँ 2 वहाँ 4, दोनों जगह इक्वल होना चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 2 नमा 18। अब ए बी और सी तीनों का रेशियो आ गया 4 18 और 3 का। यार टोटल 1250 रुपए हैं। 18 4 22 3 25 यूनिट का वैल्यू दिया है 1250। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50। 1 50 है, तीनों का हिस्सा बोला तो 50 चौक 200। 18 25 90 900 5 दिया 15 150 यानी 200 900 150। 200 900 150 ऑप्शन बी। देखिए कहा 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष के जगह 14 वर्ष ली गई थी, तो सही औसत आयु क्या होगी? देखिए 24 छात्रों का औसत आयु 12 साल है। ओके, तो 24 छात्र का टोटल एज कितना? 24 गुना 12। ये 24 छात्र के उम्रों का योग आ गया इतना। पर कहा कि बाद में ये पता चला कि एक छात्र का आयु एक्चुअल में 8 था। आयु एक्चुअल में कितना था? एक्चुअल में था 8, पर गलती से ले लिए कितना? 14 यानी कितना ज्यादा ले लिए? 8 था पर ले लिए 14 यानी कितना ज्यादा ले लिए? 6। तो योग में 6 का वृद्धि हो गया होगा। तो यार अगर योग 6 बढ़कर आया है इतना तो ओरिजिनल यानी कि वास्तविक योग कितना? तो इसमें से 6 घटा दीजिए तो ये वास्तविक योग आ गया। तो कहा वास्तविक एवरेज क्या होगा? तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर दीजिए 24। ओके ना, तो आ जाएगा सही एवरेज। पर आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि 24 छात्रों का औसत एज 12 था। बाद में देखा गया कि औसत आयु के आकलन करते समय एक छात्र की आयु 8 की जगह 14 ले लिया। एक्चुअल में था 8 वर्ष पर ले लिए कितना? 14 साल ले लिए। तो कितना ज्यादा ले लिए? तो आप बोलेंगे सर 6 साल ज्यादा ले लिए, यानी कि योग में 6 का वृद्धि हो जाएगा। योग में 6 का वृद्धि हो जाएगा तो एवरेज में बताना कितने का वृद्धि होगा। तो योग को एवरेज में लाइएगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड यानी कि 24 से डिवाइड करिएगा तो 6 चौक 24 1/4 यानी कि 0.4 दूना 8 4 दूना 8 4 5 20 0.25। एवरेज जो है 0.25 बढ़ गया। एवरेज 0.25 बढ़कर आया है 12, तो सही एवरेज कितना होगा? देखें यार 0.25 बढ़ने के बाद एवरेज है 12, तो एक्चुअल में एवरेज क्या होगा? तो 0.25 घटा दीजिएगा तो 11.75 ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा शेषफल क्या होगा जब 10 के पावर 6 माइनस 12 को 9 से विभाजित किया जाए। कहा 10 के पावर 6 माइनस 12 को 9 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखें यार 9 से अगर 10 को डिवाइड करिएगा रिमाइंडर आएगा प्लस का 1। 9 से 12 को डिवाइड करिएगा 9 एकम 9 रिमाइंडर आएगा +3। अब यार 1 के पावर 6 है तो 1 होगा -3, तो 1 में से 3 गया -2। और आप सबको पता है सर रिमाइंडर कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर निगेटिव आया है तो आप डिवाइजर यानी कि नीचे वाला जो डिवाइजर है इसमें से निगेटिव रिमाइंडर को घटाइएगा तो आ जाएगा अपना पॉजिटिव रिमाइंडर कितना? 7 ऑप्शन नंबर सी। देखिए x का वैल्यू इसने दे रखा है कितना? √3 + √2
बट्टा √3 माइनस √2। वैल्यू पूछा है x³ प्लस 1/x³। इसका मान निकालना। सिंपल इसको रेशनलाइज कर लेना है, या फिर देखें यार x का वैल्यू दिया है 1/x चाहिए तो 1/x लिखेंगे तो जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी √3 माइनस √2 बट्टा √3 प्लस √2। अब अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे x प्लस 1/x, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 बट्टा में 3 माइनस 2, 3 और 2 5 दूना कितना 10। ओके, तो a प्लस b का वैल्यू आ गया 10। बोला a³ प्लस b³, तो आप सबको फॉर्मूला याद है, a³ प्लस b³ होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b यानी कितना 10, तो 10 का क्यूब 1000 माइनस 30 यानी कि 970। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है। 175 से विभाजित होने वाली संख्या पूछा है, तो यार देखें 175 से डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको पता है नहीं, तो 175 को फैक्टराइज कर लीजिए 25 सते 75 से, और आपको पता है सर 25 से डिवाइड होने का रूल होता है कि जिस संख्या का आखिरी 2 अंक 0 या आखिरी से 2 डिजिट 25 से कटने वाला कोई नंबर होना चाहिए। तो जरा गौर से देखिए, तो इसका आखिरी 2 अंक 0 है तो ये 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, ये नहीं कटने वाला 15 कटेगा क्या 25 से, नहीं, यहाँ 25 है ये भी कटेगा, यहाँ 50 ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब देखें यार ये 25 से कटने वाले टोटल 5 नंबर आ गए, अपने पास 6 नंबर आ गए। ओके, अब यार जो नंबर 175 से कट रहा है वो 25 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए, तो 25 से कटने वाला तो हमने एलिमिनेट कर लिया। अब 7 से कटने वाला देख लीजिए, 507 से कटेगा, नहीं कटेगा। 875 कटेगा क्या, 8 1 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 5 35, यस ये कटेगा, 7 दूना 14 ये भी कटेगा, 7 तिया 21, 5 7 सते 49 ये भी कटेगा, 7 चौक 28 ये नहीं कटेगा, 7 चौक 28 हाथ में रहा, 5 7 सते 49 ये कटेगा, 7 से कटेगा, यानी कि 7 और 25 दोनों से कटने वाला नंबर अर्थात 175 से कटने वाला टोटल नंबर 2 और 2 कितना 4। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 2 मेज तथा 3 कुर्सी का मूल्य 3500 रुपए है। 2 मेज और 3 कुर्सी का मूल्य दे रखा है 3500 रुपया। आगे कहा 3 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य कितना, तो 4000। अब यार इन दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व कर लेना, किसी को सेम कर लीजिए, मेज को ही सेम कर लेते हैं या के को सेम कर लेते हैं, तो ऊपर में 2 से गुना, नीचे में 3 से गुना कर लीजिए। 2 से करिएगा ऊपर तो 2 दूना 4 प्लस 2 तिया 6 प्लस 35 दूना 70, नीचे कितना से 3 से ना, तो 3 तिया 9, 9 प्लस 3 दूना 6, 3 चौक 12। अब यार इन दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए तो 6 के कैंसिल, 4m में से 9m गया, माइनस का 5m। अब 7000 माइनस 12000 माइनस का 5000, माइनस माइनस 5 से 5000 कैंसिल होगा, तो ये मेज का वैल्यू कितना आ गया 1000। अब प्रत्येक मेज का कीमत पूछा यानी 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 117 और एक अन्य संख्या का एक नंबर है 117 और एक अन्य संख्या जो है का इसका HCF 13 है, HCF 13 है, तो का दूसरी संख्या कौन नहीं हो सकती। देखें यार अगर इन दोनों नंबर का HCF 13 है यानी कि 13 इन दोनों नंबर को पूरा पूरा काटेगा। अगर इन दोनों का HCF 13 है यानी कि 13 जो है इन दोनों नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करना चाहिए। अब देखें ऑप्शन से उठा लेते हैं, 169 लेंगे तो 169 को तो 13 डिवाइड करेगा ही, तो ये तो हो सकता है। 143 को भी काटेगा, ये भी हो सकता है। 156 को भी काटेगा, ये हो सकता है। डी 130 को काटेगा, हो सकता है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि जो 156 है इसको तो 13 काट रहा है, लेकिन यार आपको पता है कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्या को पूरा पूरा काटे। लेकिन अगर आप इन दोनों नंबर को देखेंगे ना यार, तो इन दोनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है 39। 39 तिया 117, 39 चौक 156। और आपको पता है कि सर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या बोला कि 13 है, जो 117 को भी काटेगा और दूसरी संख्या को भी काटेगा। पर अगर 156 को तो 13 काट ही रहा है, लेकिन फिर 156 लेने पर इन दोनों नंबर का HCF 13 मेंटेन नहीं रह पाएगा। इन दोनों का HCF हो जाएगा कितना, 39। तो अपना 156 नहीं हो सकता। ओके ना, चलिए आगे देखिए का वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है। अंकित मूल्य पर 12.5% बट्टा देकर भी 25% लाभ अर्जित किया जाता है। तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। देखिए मार्क प्राइस है 200 रुपए, अंकित मूल्य पर 12.5% बट्टा दिए, अंकित मूल्य पर 12.5% बट्टा दिए, यानी बेचे कितना में 200 का चीज था, 12.5% का फ्रैक्शन आप सबको पता है 1/8। तो यार 1/8 डिस्काउंट दिए, यानी 8 अंकित मूल्य है, 1 डिस्काउंट दिए, तो बेचे कितना में 7/8 में बेचे। ओके ना, तो ये आ गया अपना फर्स्ट डाटा से विक्रय मूल्य। अब आगे कहा कि उसको 25% लाभ हो गया, इतना में बेचा 25% लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य में उल्टा गुना, 25% लाभ यानी 100/125। बस कैलकुलेशन कर लेना है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ x/y बराबर 2:3 है, यानी x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना 3 है। आपसे सवाल बोला x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4/3 भागा y स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। बस सॉल्व कर लीजिएगा, 4/3 गुना 1/9 यानी कि 4/9 तिया 27, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 126 रुपए पर केजी एवं 135 रुपए पर केजी दाम वाले चाय की इन दो किस्म को एक तीसरे किस्म के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। का चाय पत्ती के इस मिश्रण का रेट 153 रुपया पर केजी है, तो तीसरे किस्म की चाय का कीमत पर केजी कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यार पहले प्रकार के चाय का क्वांटिटी है 1 यूनिट और उसका रेट है कितना 126 रुपए पर केजी, तो कुल खर्चा हो गया कितना, तो 126 रुपए पर केजी के भाव से पहले प्रकार का 1 केजी चाय खरीदे, यानी कि टोटल खर्चा हो गया कितना 126 रुपए, चूंकि 1 केजी ही आपने खरीदा। दूसरी प्रकार के चाय का रेट है 135 रुपए पर केजी, यानी 1 केजी का रेट 135 रुपए, आपने खरीदा 1 ही केजी यानी कि 135। अब तीसरे प्रकार के चाय का कीमत हमने मान लिया 1 रुपए पर केजी और तीसरे प्रकार के चाय का क्वांटिटी है कितना 2 केजी, तो रेट है 1 रुपया पर केजी, तो 2 केजी का टोटल कीमत कितना हो गया 2x रुपया। ओके ना, तो ये फर्स्ट डाटा से 1, 1, 2 और 2 4 केजी का टोटल क्रय मूल्य है इतना। ये फर्स्ट डाटा से 4 केजी का टोटल कॉस्ट प्राइस इतना। अब आगे का इस मिश्रण का कीमत जो है 153 रुपया पर केजी, तो पहला प्रकार का 1 केजी, दूसरा प्रकार का 1 और तीसरा प्रकार का 2, तो इन तीनों को अगर मिलाइएगा तो मिक्सचर बन जाएगा कै केजी 4 केजी और का मिक्सचर का रेट है 153 रुपया पर केजी, यानी 1 केजी का रेट इतना तो 4 केजी का कितना। तो भाई मेरे ये सेकेंड डाटा से 4 केजी का टोटल क्रय मूल्य है, ये फर्स्ट डाटा से 4 केजी का टोटल क्रय मूल्य, दोनों 4 केजी का टोटल क्रय मूल्य है आपस में बराबर। अब इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए का नीचे दिए गए चित्र में एस त्रिभुज PQR में QR भुजा पर एक बिंदु है और OPS पर एक बिंदु है और त्रिभुज POQ और POR एवं त्रिभुज ROS का एरिया 1297 दिया है, तो QOS का एरिया निकालना है। अच्छा सवाल है, बस थोड़ा सा समझिए इस चीज को। देखिए POQ का एरिया दिया है, POQ का एरिया है 12, POR का एरिया 9, POR इसका एरिया है 9 और PROS का एरिया 7, ROS यानी इसका एरिया 7। अब एक चीज आपको पता है कि जैसे ये लाइन जो है आधार को अगर 2:3 में डिवाइड कर रहा है, आधार को 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो ये रेखा एरिया को, ट्रायंगल के एरिया को भी ये 2:3 में डिवाइड करेगा।
यानी ध्यान में रखना है कि आधार यानी कि बेस जिस रेशियो में होगा एरिया भी उसी रेशियो में होगा। ओके ना, यानी कि आधार का रेशियो और उस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इक्वल होगा। जस्ट इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि अगर एरिया में 2:3 का रेशियो है तो इसके आधार का रेशियो भी 2:3 हो जाएगा। ओके ना, तो देखें यार इस सवाल में इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल PSR, जरा गौर से देखिए ट्रायंगल PSR को। यार इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है 7:9, तो इस ट्रायंगल के आधार का भी रेशियो कितना हो जाएगा, ये वाला 7 और ये वाला कितना 9, आधार का भी रेशियो 7:9 हो जाएगा। अब देखें त्रिभुज PQS में, अब त्रिभुज PQS को जरा आप लोग गौर से देखते रहिए। ये जो ट्रायंगल है PQS, इस ट्रायंगल को गौर से देखिए यार, इस ट्रायंगल के बेस का रेशियो है 9:7 का, यानी कि इसके एरिया का भी रेशियो 9:7 होगा, अर्थात 9 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 12, 9 यूनिट का वैल्यू 12, आपको चाहिए 7 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 12/9 गुना 7, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 सते 28/3, यानी कि 3 नमः 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9.33। ओके, चलिए आगे देखिए, कहा cos 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बटा tan थीटा। यार cos 90 माइनस थीटा आप सबको पता है सर sin थीटा इंटू cos थीटा और बट्टा में दे रखा है tan थीटा। ओके ना, तो tan को क्या हम लोग लिख सकते हैं sin बट्टा cos, और बट्टा वाला cos चला जाएगा ऊपर। ओके, और प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, sin स्क्वायर थीटा। अब यार sin से sin कैंसिल, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आप सबको पता है कितना 1, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है, का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। का एक गांव है जिसका आबादी टोटल 4000 है और वहां के हर लोगों को पर डे 9 लीटर पानी का आवश्यकता होता है। का इसके पास 15 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचाई वाला एक घनाभाकार टैंक है। का यदि टैंक पानी से पूरा भरा है तो इस टैंक का पानी कितने दिनों तक चलेगा। तो देखें यार, एक आदमी को अगर एक दिन में 9 लीटर पानी का आवश्यकता है, पहले तो टोटल टैंक का कैपेसिटी देख लीजिए कि 15 लीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचा, तो इस टैंक का आयतन कितना, आयतन कहने का मतलब टैंक का आयतन अर्थात पानी का आयतन कितना है, तो लंबाई गुना पानी का आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये अपना पानी का आयतन आ गया। और कहा यार एक आदमी को पर डे 9 लीटर पानी चाहिए, एक आदमी को पर डे 9 लीटर पानी चाहिए और आबादी है टोटल कितना 4000। तो आप बताएं एक आदमी को अगर एक दिन में 9 लीटर पानी चाहिए तो 4000 लोगों को एक दिन में कितना पानी चाहिए, तो 9 गुना 4000, ये टोटल हो गया क्या कि पूरे गांव को एक दिन में जरूरी जो पानी का आयतन है, आवश्यक जो पानी का आयतन है, उससे अगर टोटल पानी के आयतन में भाग दे दीजिएगा तो क्या नंबर ऑफ डेज नहीं आ जाएगा। टोटल जितना पानी का वॉल्यूम है, पानी के वॉल्यूम में अगर एक आदमी को या पूरे आदमी को यानी पूरे गांव को एक दिन में जरूरी पानी के आयतन से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा दिनों का संख्या। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ यूनिट पर जरा गौर कर दिए, ये लीटर में और बाकी मीटर में, और आप सबको पता है कि सर 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो मीटर गुना मीटर घन मीटर को अगर लीटर में चेंज करिएगा तो 1000 से गुना। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेना है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 चौक 20 दिन, ऑप्शन नंबर ए। तो करना कुछ नहीं था, सिंपल टोटल पानी के आयतन में एक दिन में आवश्यक पानी के आयतन से जो डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा दिनों का संख्या। देखें ये मोड दिया है 5x - 17 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3।
तो देखें यार सिंपल एक चीज आप समझिए, किसी भी मोड का वैल्यू जो होता है दो वैल्यू पॉसिबल है, एक जैसे प्लस का 3 और एक माइनस का 3। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर मोड के अंदर से जो भी वैल्यू बाहर आता है ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो अंदर अगर +3 रहेगा या -3 रहेगा तो बाहर आके तो 3 ही होगा ना। तो मोड का दो वैल्यू पॉसिबल होता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ जो अपना सवाल है 5x - 17 इज लेस एंड इक्वल टू 3। अब देखें यार इसका तो दो वैल्यू पॉसिबल होगा, का ये 3 से छोटा या बराबर है, तो इसका दो वैल्यू पॉसिबल होगा ना, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3। तो ये 5x - 17 जो है ना ये -3 से बड़ा या बराबर होगा और +3 से छोटा या बराबर। अब यहाँ -17 है तो दोनों साइड 17 जोड़ दीजिए, क्योंकि 17 हटाना पड़ेगा ना, हमको वेरिएबल का वैल्यू चाहिए तो ये 17 हटाना है। तो दोनों साइड अगर 17 ऐड कर दीजिएगा, यानी पूरे इक्वेशन में अगर 17 ऐड कीजिएगा तो -3 + 17 प्लस का 14, इसमें 17 ऐड करेंगे, 17 से 17 कैंसिल, 5x, 17 ऐड करिएगा 20। अब x का चाहिए तो 5 से सबको डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करिएगा तो ये 14/5 और यहाँ 5 से डिवाइड करिएगा x और यहाँ 5 से डिवाइड करिएगा 4। तो 14/5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। ओके चलिए आगे देखिए, cot 1 × cot 2 × cot 3 × cot 4 × cot 5 ऐसे cot 9, इसका गुणनफल पूछा है। तो आप सबको पता है इधर क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये पता है कि गुरुजी cot 90 जो होता है इसका वैल्यू होता है 0 डिग्री। cot 90 0, तो 0 से किसी भी नंबर में गुना करिएगा, रिजल्ट क्या रहेगा? 0 रहेगा। देखें कहा x² - 4x + b = 0, इसके दो वास्तविक हल है तो b का वैल्यू आप सबको पता है, अगर वास्तविक हल है इसका मतलब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब यार b का वैल्यू तो यहाँ है कितना -4, b का वैल्यू -4, तो -4 का स्क्वायर 16 -4, a का वैल्यू कितना 1 और c का वैल्यू है 4b इज ग्रेटर देन 0। तो 16 - 4 चौक 16 भी इज ग्रेटर देन 0। तो 16 -16 भी उधर जाके प्लस का 16 भी हो जाएगा, 16 से 16 एक बार में, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन b, यानी कि b जो है 1 से छोटा है या एक जो है b से बड़ा है, ऐसा ऑप्शन b में है। देखिए कहा एक समभुज कोणीय षष्ठकोण की परिधि। देखें यार षष्ठभुज का जो परिधि, षष्ठभुज के 6 भुजा का लंबाई समान होता है, का उसका परिधि यानी परिमाप, तो षष्ठभुज का परिमाप होगा कितना 6 भुजा बराबर, यानी कि 6a + a यानी 6a होगा। तो 6a बराबर 72, तो a बराबर कितना 12। षष्ठभुज का एक भुजा 12 का षष्ठभुज का एरिया क्या होगा? तो आप सबको याद होगा षष्ठभुज का एरिया होता है √3/4 × a²। षष्ठभुज के अंदर टोटल 6 समबाहु त्रिभुज बनता है, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया इतना, तो 6 ठो का एरिया कितना 6 से गुना। तो ये आप याद रखिएगा ये षष्ठभुज का एरिया होता है। ओके ना। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, a का वैल्यू पता है, रख लीजिए √3/4 × 12 का स्क्वायर, यानी 12 × 12 × 6, तो 4 × 12 12 × 36 = 216 √3, 216 √3 ऑप्शन नंबर बी। का एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 के दर से, कुछ और संतरे 1 रुपए में 2 के दर से खरीदे। 1 रुपए में 3 के दर से, तो एक ठो कितना में 1/3 में। दूसरी बार कहा कि 1 रुपए में 2 के दर से, यानी एक ठो कितना में 1/2, तो ये एक संतरे का, ये भी एक संतरे का, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 और 1, ये 2 संतरे का CP आ गया इतना, 2 संतरे का CP इतना ऐड करिएगा तो 6 5/6। अब यार 2 संतरे का SP कितना पहले ये बताइए। सवाल में कहा कि वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो आप बताइए कि 2 संतरे का क्रय मूल्य इतना, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचना होगा कितना में 120/100 में, तो 2 से 6 बार, 2 से 5, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 यानी कितना 1 रुपया। तो ये आ गया 2 संतरे का विक्रय मूल्य। 2 संतरे का विक्रय मूल्य कितना आ गया 1 रुपया। सवाल का प्रति दर्जन संतरे का कीमत यानी 12 संतरे का कीमत, तो 2 संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 12 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2 का 1 यानी आधा है, तो 12 का कितना 6 रुपया, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए कहा किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या, प्राथमिक कहने का मतलब प्राइम नंबर, प्राइम यानी अभाज्य संख्या। तो मेरे भाई 1 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, बड़ा प्राइम नंबर कौन है? तो आप बोलेंगे सर 7 है। 1 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 7। कहा कि 7 से अगर उसको भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 4 और उन दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर जो है ये 4 है। तो ऑप्शन से कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा यार। देखें नंबर के जो डिजिट का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो यहाँ डिजिट, 1 मिनट यार, ये चले ना चले। देखिए यार वो गाड़ी वाला कचरा वाला आ गया था तो थोड़ा साउंड के वजह से हमने रोक दिया। देखिए आप 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आना चाहिए और संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 4। तो ऑप्शन से देख लीजिए यार, यहाँ पे 7 और 3 का डिफरेंस कितना है? 4 है। तो ये हो सकता है। यहाँ डिफरेंस 3 का नहीं, यहाँ डिफरेंस 2 का है, खत्म। और यहाँ डिफरेंस कितने का? 9, 5 का डिफरेंस 4 का, तो ये भी हो सकता है। अब एक का स्टेटमेंट और दिया कि इसमें अगर जो 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो आप देखें यार, अगर इसमें 7 से डिवाइड करिएगा 10 7 70, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। तो ये खत्म हो गया, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। ओके, तो चलिए यार आज के लिए यही तक। थैंक यू, धन्यवाद, और आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, तो चलिए यार, थैंक यू, धन्यवाद।